फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और आज की क्लास में हम यहाँ पे हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक है कारक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लिंग वचन जो कि संज्ञा के विकार होते हैं दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक। देखिए भाई, कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक कहते किसे हैं। हमारे वाक्य में या तो संज्ञा होगी, वाक्य में या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। वाक्य में क्या होगा भाई, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। इनके द्वारा की जाती है क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किसका समापन होता है, क्रिया का समापन होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का इसकी क्रिया के साथ जो शब्द संबंध बताते हैं ना, उन शब्दों को कहेंगे हमें कारक है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो ये थी कारक की परिभाषा। कारक के भेद होते हैं भाई कितने, दो तो होते हैं इसके गौण भेद और 6 होते हैं क्या, मुख्य भेद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दे रखी है डेफिनेशन इसकी। देखो भाई, कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है करवाता है वही क्या होता है, कारक होता है। कारक की परिभाषा क्या होगी, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध बताते हैं ना, तो क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। यानी कि आपको 3 चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक संज्ञा, एक सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि जो क्रिया को करेंगे, ये क्या करेंगे, इनके द्वारा क्रिया की जाएगी और इनका और क्रिया का आपस में जो संबंध बताएंगे ना, इनका और क्रिया का संबंध बताने वाले पद ही क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। कारक के कुल भेद 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होंगे, 8 होंगे। मुख्य भेद कितने होते हैं, मुख्य 6 भेद हैं और गौण भेद कितने हैं, 2। सबसे पहले देखो कर्ता कारक है। कर्ता जो कारक होता है ना, जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, किसका बोध हो भाई, क्रिया करने वाले का बोध हो। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चलता है ना कि क्रिया को करने वाला कौन है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे क्रिया क्या है भाई, अगर हम बात करें क्रिया की, तो क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट है खेलना। कौन खेल रहे हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा से समझो सारी चीज़ों को। अगर हम कहें कि जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है बच्चे से, किससे बोध हो रहा है, बच्चे से, तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। राम ने रावण को मारा। अब देखो, जो कर्ता कारक होता है ना, कर्ता कारक के परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग। परसर्ग क्या होंगे भाई, या तो शून्य हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य। जैसे कि इसमें बच्चे ने नहीं दे रखा, ठीक है, बच्चे ने यहाँ पे नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कर्ता का जो परसर्ग होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे इस कर्ता का जो परसर्ग होगा ना, इसका परसर्ग होगा शून्य। क्या होगा, शून्य। तो कर्ता कारक के जो परसर्ग होते हैं ना, शून्य और ने होते हैं। कौन कौन से होंगे, या तो शून्य या फिर ने, या लुप्त रहता है। ठीक है, शून्य को माना जाता है लुप्त रहता है। तो यहाँ पे कर्ता का जो परसर्ग है वो क्या है, लुप्त है। लुप्त है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हमें यहाँ पे शून्य मानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, परसर्ग लुप्त है। यहाँ पे जैसे दे रखा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम कौन है, क्रिया को करने वाला, यानी कि रावण को मारने वाला है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे परसर्ग भी दे रखा है, राम ने, कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता का परसर्ग क्या होता है, ने होता है। उसके बाद देखो, हाँ ये दे रखे यहाँ पे परसर्ग इनके, देखो एक बार इनको ध्यान से। कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है ना, वो ने को शून्य
से द्वारा, ये किसके परशुग होते हैं? कर्ता कारक के परशुग होते हैं। कर्म कारक के परशुग कौन से होंगे भाई? जीरो। जीरो बोलते हैं शून्य को। किसको बोलते हैं? शून्य को। यानी कि जहाँ पे कर्म कारक का परशुग लुप्त हो और आपको पता हो कि इसमें कर्म कारक है, वहाँ पे क्या होगा हमारा? या तो को होगा या फिर शून्य होगा। करण, करण के परशुग क्या होते हैं? शे और द्वारा जो परशुग है ना, ये करण कारक के परशुग हैं। संप्रदान, संप्रदान कारक के परसर्ग हैं के लिए और को। के लिए और को किसके परसर्ग हैं भाई? संप्रदान कारक के परसर्ग हैं। अपादान के परसर्ग कौन से होते हैं? से। अपादान का परसर्ग कौन सा है? से। अधिकरण में पर हमने बचपन से पढ़ा है रट्टा मार मार के। संबंध का के की, रा रे री, नाने नी। संबोधन हे, अरे, रे, अजी, अरे, ये किसके होते हैं? ये संबंध के होते हैं। तो ये परसर्ग हैं। इन परसर्ग से भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कारक को पहचानने में। एक बार फिर से देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव जहाँ पे होगा, ठीक है। अधिकरण में पर संबंध काके की और लास्ट जो है संबोधन, उसको बोलते हैं हे, अरे। ये हमने बचपन से रट्टा मार रखा है इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक, देखो भाई, कर्म कारक की अगर हम बात करें, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिसके ऊपर क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, क्रिया से जो चीज़ प्रभावित होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कर्म कारक कहेंगे। जैसे पुजारी पूजा करता है, राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को यानी कि कर्म के बाद, कर्म को ने यहाँ पे, कर्म यहाँ पे रावण है भाई, कर्म को न रावण, और इसका परसर्ग भी दे रखा है क्या? को, ठीक है। पुजारी पूजा करता है, इसमें जो परसर्ग है ना वो शून्य है। परसर्ग क्या यहाँ पे? शून्य है, यानी कि लुप्त है यहाँ पे परसर्ग। पुजारी क्या करता है? ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे? ऐसे वाक्यों में हम मुख्य क्रिया से पहले क्या किसे लगाकर प्रश्न करके देखते हैं, ठीक है। जिनमें क्रिया का परसर्ग, कर्म का परसर्ग लुप्त दे रखा हो ना, तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम मुख्य क्रिया से पहले क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर आंसर हमें उसी वाक्य में मिल जाता है तो ऐसे वाक्यों के अंदर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, किसे मारा भाई? किसे मारा? तो रावण को मारा। पुजारी पूजा करता है, पुजारी क्या करता है भाई? तो पुजारी पूजा करता है। तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है और इसमें परसर्ग भी है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा नहीं भाई, वो किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म पर प्रभाव ऐसे वाक्यों में पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभाव पुजारी पे थोड़ा ना पड़ेगा, प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा ना वो किसके ऊपर पड़ेगा? पूजा के ऊपर। यहाँ पे प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? तो प्रभाव जो पड़ा ना वो रावण के ऊपर प्रभाव पड़ा है, न कि राम के ऊपर। रावण मर गया तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा भाई? रावण के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे वाक्यों में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। नेक्स्ट वन देखिए, करण कारक। करण कारक की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से क्रिया के साधन या माध्यम का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि क्रिया हमारी जो है वो कौन से साधन से हो रही है, हमारे क्रिया के करने का, काम को करने का माध्यम क्या है। अगर माध्यम का बोध होता है ना तो उसको हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। करण कारक में क्या होता है भाई? इसमें परसर्ग कभी कभी लुप्त भी हो जाता है और इसकी पहचान के लिए सीधे क्रिया के साधन या उपकरण की खोज करनी चाहिए। किसकी खोज करेंगे? क्रिया के साधन या क्रिया के उपकरण की खोज हमें करनी चाहिए कि हमारी जो क्रिया है ना वो किस साधन या किस माध्यम से या किस उपकरण से हो रही है। तो यहाँ पे देखो, उपकरण यानी कि साधन होना जरूरी है, ठीक है। परसर्ग लुप्त भी हो सकता है और इसके अंदर से के द्वारा परसर्ग भी मिलेगा आपको, से के द्वारा, ठीक है। अब देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने, यहाँ पे देखो किसका परसर्ग है? ये कर्ता का परसर्ग है। तो राम क्या है भाई? कर्ता। राम को तो राम क्या? रावण को, रावण क्या भाई? कर्म है। बाण से मारा, ये क्या है? ये करण कारक का परसर्ग है।
करण का क्या ये परसर्ग है। और यहाँ पे यानी कि बाण, बाण क्या है भाई, बाण है यहाँ पे साधन, बाण क्या है, साधन है, उपकरण है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होगा, ऐसे वाक्य के अंदर जहाँ पे कर्म को, क्रिया को करने का साधन आपको दे रखा है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा भाई, करण कारक होगा। अब इसमें तीनों कारक हैं, कर्ता, कर्म और करण। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, आपको अंडरलाइन करके देगा, ये अंडरलाइन कर दिया, एग्जामिनर आपसे पूछेगा मैं पेन से लिखता हूं मैं, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द कौन से कारक की पहचान करवाते हैं, तो पेन, पेन क्या लिखने का एक उपकरण है, एक साधन है, ठीक है। और उसके बाद में परसर्ग भी दे रखा है, करण कारक का परसर्ग है, ठीक है। करण का क्या दे रखा है, इसके पीछे परसर्ग भी दे रखा है। तो इसमें कौन सा होगा भाई, ऐसे वाक्य में करण कारक होगा, ठीक है भाई। आया समझ में, एक बार फिर से सुनिए। जब प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा ना, जब कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कर्ता के परसर्ग से ने वगैरह दे रखे हों तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। जब प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा तो वहाँ पे कर्म कारक होगा, और कर्म कारक के परसर्ग भी आपको साथ में नोट करने हैं। उसके बाद करण कारक में क्या होगा, आपकी क्रिया दी हुई होगी और क्रिया को करने का साथ में माध्यम यानी कि साधन या फिर उपकरण भी दे रखा होगा, तो उसकी सहायता से आपको पहचान करनी है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या होता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ दिया जाए। देखो यहाँ पे कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे संप्रदान कारक कहेंगे। अच्छा, ये पहले वाले का लिख रखा है, ये करण कारक का भी, ठीक है। यहाँ पे देखो नवीन दादाजी के लिए दवाइयाँ लाया। अब देखो जो क्रिया होगी ना वो किसी और के लिए होगी या किसी और को कुछ दिया जाएगा, वहाँ पे कौन सा कारक होगा, वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे नवीन जो है ना वो दादाजी के लिए दवाइयाँ लाया है, एक तो यहाँ पे के लिए परसर्ग भी दे रखा है, ठीक है। और वो नवीन जो है दवाइयाँ किसके लिए लाया है, दादाजी के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कुछ दिया जाए उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे दादाजी को दवाई दी गई है भाई, यानी कि दवाइयाँ किसके लिए लेकर आया है, दादाजी के लिए। तो कौन सा कारक होगा इस वाक्य में, यहाँ पे इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया। जब किसी के द्वारा किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक होता है। तो न्यायाधीश ने अपराधी को क्या दिया है भाई, न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया है, यानी कि किसी के द्वारा किसी को कुछ दिया गया है, न्यायाधीश के द्वारा अपराधी को दंड दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे वाक्य के अंदर संप्रदान कारक होगा। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है भाई, देखो जिस शब्द से अलग होने का भाव हो, ठीक है, जिस शब्द से अलग होने का भाव हो, अलग होने के साथ साथ उत्पन्न होना दर्शाया जाए, डरना दर्शाया जाए, लज्जाना दर्शाया जाए, तुलना करना, ठीक है, तुलना करना, सीखना, दूरी होना आदि भाव पाए जाएं, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि एक तो आपको अलग होने का भाव दिखाई देगा, अलग होने के साथ साथ कुछ न कुछ उत्पन्न भी हो सकता है, डरने का भाव भी हो सकता है, लज्जाने का भाव भी हो सकता है, कंपैरिजन यानी कि तुलना भी की जा सकती है, कुछ सीखा भी जा सकता है, ठीक है, और दूरी का भाव भी हो सकता है। इन सभी भावों को बताने वाले वाक्यों में क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरे, एक तो इसमें से जो है ना, से क्या है भाई, अपादान कारक का परसर्ग है। से क्या है, अपादान का ये परसर्ग है।
परसर्ग है तो साथ में आपको भाव भी देखना है। भाव कौन सा है भाई इसके अंदर, कौन सा भाव है इसके अंदर, तो इसके अंदर भाव है अलग होने का, अलग होने का भाव। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, तो यहाँ पे भाव कौन सा होगा, तो इस वाक्य के अंदर भाव है अलग होना। अलग होने का भाव है, से परसर्ग भी है, तो दिए गए वाक्य के अंदर अपादान कारक हो जाएगा। बच्चा अंधेरे से डरता है, तो यहाँ पे डर का भाव है, किसका भाव है, डर का भाव है। ठीक है, मैं लिख दूं गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। निकलती है यानी कि इसके अंदर उत्पन्न होने का भाव है, उत्पन्न होने का भाव है इसके अंदर, और उत्पन्न होने का भाव है, तो इसमें भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, और साथ में से क्या आ गया, से परसर्ग भी आ गया साथ में। ठीक है, तुलना में देखो, जैसे मोहन सोहन से होनहार है, मोहन सोहन से होनहार है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। क्या होगी भाई, तुलना होगी। अब मैं बोलूँ हमने अध्यापक से कला सीखी। ठीक है, कलाकार से कला सीखी, कलाकार से कला सीखी, तो सीखना क्या है, सीखना भी क्या होता है भाई, एक भाव होता है, और इसे अपादान कारक इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल को समझना है। उसके बाद देखो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है भाई, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, आधार बोले तो क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया का समय क्या है, क्रिया का अवसर क्या है, आदि का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक के जो परसर्ग होते हैं ना, इसके परसर्ग होते हैं भाई में, पर, में और पर। बंदर वृक्ष पर बैठा है, बंदर वृक्ष पर बैठा है। अब बंदर जो है ना वृक्ष के ऊपर बैठा है, और वृक्ष क्या है, वृक्ष बैठने का क्या है भाई, स्थान है। वृक्ष क्या है, बैठने का स्थान है। तो बैठना क्या है, बैठना क्या इस वाक्य के अंदर है, बैठना क्रिया है। बैठना क्या है भाई, क्रिया। बंदर क्या है, बंदर बैठने वाला है, यानी कि बंदर करता है। बंदर करता है, बैठा है, क्रिया है, स्थान वृक्ष हो गया। पर क्या है, पर है परसर्ग। क्या है भाई, परसर्ग, जिसको हम विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें अलग अलग करके आप लोगों को देखनी है। इसके अंदर देखो बंदर करता हो गया भाई, करता क्या कर रहा है, करता बैठा है। कहाँ बैठा है भाई, वृक्ष पे बैठा है, तो वृक्ष क्या हो गया, इसकी क्रिया का स्थान हो गया। पर क्या है, पर परसर्ग है। जब वाक्य में क्रिया के स्थान का बोध होना, तो क्रिया के स्थान का बोध होगा, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा बच्चे, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बाल्टी में कपड़े भिगो दो। अब बाल्टी क्या है भाई, बाल्टी क्या है, क्या बाल्टी करता है, नहीं जी, बाल्टी करता तो नहीं है। बाल्टी है साधन है। क्या है भाई, बाल्टी यहाँ पे साधन है। क्या है भाई, साधन है। वैसे तो ये साधन है। यहाँ पे किसकी भूमिका निभा रही है बाल्टी, बाल्टी यहाँ पे संज्ञा की भूमिका निभा रही है। किसकी भूमिका निभा रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे संज्ञा की भूमिका निभा रही है। मैं क्या है, मैं परसर्ग है जी। मैं क्या है भाई, मैं परसर्ग है। कपड़े क्या हैं, दिए गए वाक्य के आधार पे कपड़े क्या हैं भाई, तो इस वाक्य के अंदर जो कपड़े हैं ना, कपड़े क्या हैं, कपड़े यहाँ पे कर्म है। क्या है, कर्म है। ठीक है, भिगो दो, भिगो दो, भिगो दो क्या है, तो भिगो दो है ना, ये क्रिया है। क्या है भाई, क्रिया है। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें अलग अलग करके देखनी है। अब मैं जो परसर्ग है ना, वो अधिकरण कारक का है। ठीक है, मैं किसका परसर्ग है भाई, अधिकरण कारक का परसर्ग है। तो इसके अंदर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। मछली जल में रहती है,
मछली क्या है भाई यहाँ पे, क्या मछली करता है? नहीं जी, करता नहीं है। मछली क्या है यहाँ पे? मछली संज्ञा है। मछली क्या भाई? संज्ञा है। जल क्या है? जल, जल वैसे तो जल भी संज्ञा है, वैसे तो जल भी क्या है भाई? संज्ञा है, संज्ञा है। पर यहाँ पे क्या है? कर्म है। ठीक है, वाक्य के आधार पे क्या है? कर्म है। मैं क्या है फिर? मैं परसर्ग है। मैं क्या है भाई? मैं परसर्ग है। रहती है क्या है? तो रहती है जो शब्द है ना, ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। यहाँ पे जल में रहना, जल में रहना किसका बोध करवा रहा है? जल में रहना किसका बोध करवा रहा है? तो ये जल में रहती है, ये बोध करवा रहा है स्थान का। किसका बोध करवाएगा? स्थान का। ये मछली के रहने का हो गया स्थान। ठीक है, अब क्रिया के स्थान का बोध हो रहा है इसके अंदर, और क्रिया के स्थान का बोध हो रहा है ना, तो ऐसे वाक्य में क्या होगा भाई? ऐसे वाक्य में अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है संबंध कारक। अब देखो संबंध कारक क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। क्रिया से भिन्न वाक्य के अंदर प्रयुक्त अन्य पद के साथ जो संबंध बताएंगे ना, वो क्या होंगे? वो हमारे संबंध कारक हो जाएंगे। संबंध कारक के प्रश्रक कौन कौन से होते हैं? तो संबंध कारक के सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले प्रश्रक होते हैं का, के, की। ये बताते हैं हमें किसी न किसी का किसी के साथ संबंध। और होते हैं रा, रे, री, और एक होते हैं ना, ने, नी। ये 3 प्रकार के प्रश्रक पाए जाते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अब यहाँ पे देखो, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है, अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द है दशरथ। दशरथ यहाँ पे क्या है भाई? संज्ञा है। दिए गए वाक्य में दशरथ क्या है? संज्ञा। अयोध्या क्या है? अयोध्या क्या है भाई इस वाक्य में? अयोध्या वैसे तो संज्ञा भी है मैम, पर वाक्य के आधार पे क्या है भाई? वाक्य के आधार पे कर्म है। ठीक है, राजा थे, राजा क्या है? अब ये राजा क्या है भाई? राजा भी इसमें तो एक संज्ञा है। ठीक है, राजा भी की एक संज्ञा है। तो इसमें वाक्य में क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं। इसमें क्रिया दे रखी है क्या? क्रिया तो इसमें दे नहीं रखी। क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं, तो यहाँ पे क्रिया नहीं दे रखी है, यहाँ पे पद दे रखा है। ठीक है, तो इस पद के साथ संबंध बता रहे हैं कि दशरथ अयोध्या के क्या थे? राजा थे। इसमें क्रिया नहीं दे रखी, तो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है भाई, हमारा देश भारत है। देश का और भारत का संबंध बता रहा है ये, तो इसमें क्या क्रिया है? तो इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है। क्रिया से भिन्न, देखो डेफिनेशन में ही मेंशन कर रखा है, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं, उसे क्या कहेंगे? हमें संबंध कारक कहेंगे। यानी कि ऐसे वाक्यों में क्रिया आपको नहीं मिलेगा। क्रिया से भिन्न किसी शब्द के साथ या किसी पद के साथ क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। ठीक है, और इसके जो कारक चिन्ह होते हैं, प्रश्रक होते हैं, वो होते काके, की, रारे, री और नाने, नी। उसके बाद है भाई संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होगा? शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए। संबोधित करने का मतलब है पुकारना। ठीक है, पुकारना या पुकारा जाए। क्रिया के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, वहां पे संबोधन कारक होता है। जैसे देखो इसमें ये दे रखा है, संबंध, संबंध और संबोधन कारकों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से नहीं होता। इसका कारण इन्हें गौण कारक कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इस कारण इन्हें गौण कारक कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि कारक के 6 भेद होते हैं मुख्य है, 6 भेद होते हैं मुख्य और 2 भेद होते हैं गौण। तो 2 गौण भेद कौन कौन से हैं? एक संबंध और एक संबोधन। बाकी के जो 6 है ना, वो क्या है भाई? मुख्य भेद हैं। तो इनमें क्रिया आपको नहीं मिलेगी। अरे भाई अब तो चुप हो जाओ, अरे भाई
अब तो चुप हो जाओ, तो यहाँ पे अरे आया है और इसका साइन भी आया है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, ठीक है। अरे, हे, हरे, ऐसे जो शब्द होते हैं ना जिनसे मैं बोल दूँ कि पुकार रहे हम किसी को, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे संबोधन कारक होता है बच्चे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कारक। कारक के हमने पढ़ लिए सारे के सारे भेद। एक बार फिर से देखो, कारक की परिभाषा हमने पढ़ ली, कारक के भेद पढ़े हमने। कितने भेद हैं? 8। 8 में से 2 क्या हैं? 2 भेद गौण होते हैं और 6 भेद क्या हैं? 6 मुख्य भेद हैं, ठीक है। कारक के आपको क्या ध्यान में रखने हैं? साथ के साथ आपको कारक के स्पर्शक भी ध्यान में रखने हैं। कारक के स्पर्शकों को क्या कहा जाता है? तो इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कारक के स्पर्शक को क्या कहा जाता है भाई? कारक के स्पर्शक को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन की, आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।